हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हमारा अतीत के अध्याय 5 के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या है? राज, राजा और एक प्राचीन गणराज। माना कि मैं आपको इस समय हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। हमारा टारगेट क्या है? इस समय की जो यूपी की जो फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन है, जो आगामी परीक्षा है, वो है आपकी समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं इसको हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही इसको बाईलिंगुअल करूँगा। रीजन बीइंग कि यूपी सिविल सर्विसेज का जो अभी रिजल्ट कल आया है, आपने देखा हुआ कि ज़्यादातर लड़के जो है इंग्लिश मीडियम के ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब इंग्लिश मीडियम में क्वालिफाई कर रहे हैं तो नो डाउट कि हमारा फोकस उस पर भी जाना चाहिए, लेकिन पहला फोकस हमारे सामने जो है वो समीक्षा अधिकारी का और साथ ही साथ यूपीपीसीएस का फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन है। तो हम समय न बर्बाद करें और देखें कि ये क्या चीज़ है। देखिए, चुनाव का दिन, इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय लोकसभा चुनाव भी सामने हम लोग को है। खैर, एनसीईआरटी एक भूमिका बना करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। वो ये बता रहा है कि देखिए, पहले क्या था, पहले शासक कौन थे? राजा, राज, ठीक है, प्राचीन गणराज में शासक होते थे जो कि अनुवांशिक भी हुआ करता था। हेरिडिटरी टाइप की चीजें होती थी, राजा का राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरह की चीजें होती थी। ठीक है ना। अब ये है कि बाद में वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज के समय में क्या है, आज लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे देश के अंदर है। तो हम किसी राजा का चुनाव नहीं करते हैं, वो रूलर ही जो है जिसको डेमोक्रेटिक सेटअप से बनाया जाता है, वही इनफैक्ट हमारा राजा होता है। लेकिन वो निरंकुश नहीं हो सकता है, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक, तो आइए खैर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। कुछ लोग शासक कैसे बने? आज के दिन में तो ठीक है, मतदान से, पब्लिक की वोटिंग से लोग बनते हैं। पहले कैसे शासक बने? कहते हैं कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। वो एक कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब इसके पहले, जब एक शासक का स्वरूप नहीं हुआ था, तो एक जो सरदार होते थे, वो सरदार में भी कई सरदार होते थे जो कि शासक का काम करते थे। अब वो सामूहिक रूप से ही भी, और कभी कभी अलग अलग रूप, जैसे गढ़ और शाक के लोग थे, ये लोग संघ के रूप में बना करके ही शासन का काम किया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका स्वरूप बदल गया। इसका स्वरूप बदला तो क्या हुआ, एक राज्य जो था एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने लगा। अब जो छोटे राजा थे, अपने अस्तित्व की पहचान दूसरे रूप में कराना चाहते थे और उनको लगता था कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो विस्तार करने के पहले उन्होंने क्या किया, अब देखिए उन्होंने क्या बनाया। कहते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, इसको देखिए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें कुछ उपहारों से सम्मानित किया जाता था।
अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। कह रहे हैं कि जब पहले, अब इसके बाद क्या होता है कि राजा अपने पहचान बनाने के लिए, अपने की प्रभुता को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को और अपने साम्राज्य विस्तार में वो करता क्या था कि राजा स्वयं एक घोड़े पर अश्वमेध की बात कर रहा है कि एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। वो उस राजा की पहचान होती थी। घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो अन्य छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्र से गुजरता रहता था। तो यदि किसी ने रोक लिया उस घोड़े को तो ये माना जाता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है, अश्वमेध, अश्वमेध देखिए क्या, अश्वमेध घोड़ा होता ही है। इसका मतलब कि वो उनके अस्तित्व को चैलेंज करा, चुनौती देता कि नहीं, मैं आपको ये मानने को नहीं तैयार हूं कि आप नए राजा हैं। लेकिन अगर उसने उस घोड़े को वहां से जाने दिया तो ये मान लिया जाता था कि वह उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर रहा है, उनकी अधीनता को स्वीकार कर रहा है कि ठीक है, मैं छोटा राजा हूं लेकिन आप मेरे राजा हैं, मैं आपको मान रहा हूं। और उसके बाद अगर वो कहता था नहीं, मैं आपको राजा मानने को नहीं तैयार हूं, तो उनसे लड़ाई होती थी। लड़ाई के बाद जो परिणाम होता था उसके आधार पर निर्णय होता था कि अगर अश्वमेध यज्ञ में लड़ाई में वो जीत गया तो मतलब यह है कि उसके राज्य का क्षेत्र जो है उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के क्षेत्र में नहीं माना जाता था। अब अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो जिन क्षेत्रों से वह घोड़ा गुजरता था, वह अश्व गुजरता था, वहां के राजा भी चूंकि मान लेते थे कि भाई ये मेरे ही ये राजाओं के राजा है, तो वो उनकी पहचान या उनके अस्तित्व को दिखाने के लिए, उनकी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए जब यज्ञ होता था, घोड़े को वापस लाया जाता था, और तो उसमें ये तरह तरह के उपहार लाते थे, तरह तरह के नजराना लाते थे कि हम राजा को खुश कर सके। यही मूल रूप से व्यवस्था हुआ करती थी। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष शासन पर बैठाया जाता था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को जो है राज सिंहासन या बाघ की खाल, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वो एनसीईआरटी से निकाल करके कि ऑप्शन दे देगा कि शेर की खाल, घोड़े की खाल और भी किसी तरह की खाल दे देगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये केवल बाघ की खाल को विशेष आसन पर बैठाया जाता था, आइदर ऑन क्रोन मतलब राज सिंहासन पे, और कहां पर बाघ की खाल। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। अब ये कहते हैं कि जब राजा का राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा कहता है कि चूंकि देखिए सारथी उनके साथ रहता था, जैसे कि होता है ना कि आज भी वहां प्रधानमंत्री के साथ या किसी के साथ मीडिया के लोग रहते हैं, तो जो बातें वहां पर निकल करके आती है वही हम लोग को मालूम होती है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने किसी जगह पे गए तो उन्होंने क्या कहा, कैसे क्या, हर चीजों को डिक्टेट वो नहीं करते हैं, उनके मीडिया पर्सन करते हैं, उनके जिसको कहते हैं उनके प्रवक्ता, पार्टी स्पोक्समैन होते हैं। तो कहता है वो उनकी विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। क्योंकि सारथी उनके साथ रहता था तो निश्चित रूप से राजा की एक्टिविटीज के बारे में कौन बता सकता था? सारथी, सहचर, जो उनके साथ चलने वाला होता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब कह रहा है कि राजा ही केवल इस तरह का काम नहीं करते थे कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, कहता है कि राजा के जो परिवार के लोग थे वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। अब वो कह रहा है कि जो राजा जिन पे एक तरह से माना जाता था कि इन्होंने विजय हासिल कर लिया है या जिन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है, वो उपहार तो लाते थे, लेकिन यज्ञ में केवल वो दर्शक के रूप में रहते थे। उनका कोई भी और तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था कि वो उसमें कोई बात कर सके कि ये करना वो करना, नहीं, बस उपहार लाए, यज्ञ हो रहा है, राजा रानी सब लोग बैठे हुए हैं, वह केवल एक दर्शक की तरह से यज्ञ के विधान को देखते थे, यज्ञ को देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। कोई बात नहीं। विष अथवा वैश्य, अब शब्द देखिए, विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग भी उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे।
उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग विश, मतलब देखिए शूद्र की व्याख्या बाद में कुछ और की गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस अश्वमेध यज्ञ में कहा जा रहा है कि यहां पर पुरोहित जो है वैश्यों को भी शुद्ध के रूप में मानते थे। ठीक है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पैसे में के आधार पर कौन कौन से कौन वैसे। अब देखिए, अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं कि अभी देखिए, अभी वहां पर वैश्य को शूद्र माना गया है, लेकिन अब ये पूरा वर्ण व्यवस्था को दूसरे तरीके से परिभाषित करने जा रहा है। कैसे कहता है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के एरिया चले जाएंगे तो वहीं पर कहता है गंगा यमुना के क्षेत्र में जो आज है। ऋग्वेद के बाद रचा होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे हैं। कहता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है कि मूल ग्रंथ कहता है कि पहले क्या है, पहले सर्वप्रथम रचना की गई ऋग्वेद की, इनके बाद में जो किया गया वो उनको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। वेदों के बारे में मैंने एक और भी वीडियो अपलोड किया है, चाहेंगे तो आप देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि देखिए यहां पर वो कह रहे हैं कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि अथर्ववेद को मूल वेद नहीं माना जाता है। मूल वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ही है। अब आप ये कहेंगे अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद के बारे में इसको मूल वेद इसलिए माना जाता है कि इसमें वेद की मूल चीजों को लेकर के यहाँ पर स्थानीय व्यवस्था की भी जो चीजें थी उनको सम्मिलित कर दिया गया है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये मूल वेद नहीं है। तो इन तीनों वेदों को ही क्या कहते हैं, वेदत्रयी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेदत्रयी या त्रिविद्या कौन से हैं, मूल वेद 3 कौन है। तो आप हमेशा याद रखिए कि मूल वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। माना कि वेदों की सीरीज में अथर्ववेद भी डाल दिया गया है क्योंकि काफी कुछ चीजें इन वेदों की इसके अंदर मिलती है। ठीक, और उस समय समाज में कई समूह थे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मैं और एक्सप्लेन कर देता ना चाहता हूँ। माना कि एक वीडियो में डाला हूँ इसके बारे में कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। इसमें जो ऋचाएं हैं उनको सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब अच्छे तरीके से कही हुई चीजें। इसमें लोगों ने हमारे ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों को क्या किया है, प्रकृति की जो शक्तियां जिन पे उनका नियंत्रण नहीं है उन्हीं की वो पूजा किए हैं और उन्हीं की याचना की है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये शक्तियां हमसे प्रसन्न हैं तो हमें किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन ऋग्वेद जो प्राक संस्कृत में लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता था कि लोगों को समझने में परेशानी आती थी। तो जब समझने में परेशानी आती थी तो उसको सामवेद, साम का मतलब होता है गायन। अब भारत के संगीत का जो ओरिजिन है, ये भी क्वेश्चन है, ये कहाँ से शुरू होता है, संगीत के विधा वो सामवेद से शुरू होता है। तो सामवेद में क्या है, सब चीजों जो है वो पद्य के रूप में डाल दी गई। यहाँ छोटे बता रहा हूं। यजुर्वेद में क्या है, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जो आज भी हम लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो उसमें अनुष्ठान पंडित जी बताते हैं उन सब की व्यवस्था क्या है, यजुर्वेद में है। ज्यादा इसमें हम टॉपिक में इसमें आगे नहीं बताएंगे। उस समय राजा समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये तो समाज के समूह थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये दिखा रहा कि समाज में कई ग्रुप बना हुआ था। उन ग्रुप की वो व्याख्या कर रहा है कि कौन कौन से निर्धन थे और इनमें कुछ कुछ धनवान भी थे, उन्हीं की व्याख्या कर रहा है। इसलिए से कोई इसमें नई चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट शुरू होता है पॉइंट। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। वर्गों में ध्यान रखिएगा, वर्णों में नहीं, वर्गों में। जिन्होंने
जिन्हें वर्ण कहते हैं। पहले उन्होंने वर्ग किया और वर्ग को उन्होंने फिर कहा परिभाषित किया वर्ण के रूप में। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। पहला वर्ण क्या था जो वर्ग में बनाया है, तो पहली कैटेगरी में ब्राह्मण लोग आ गए। अब देखिए क्या है, उन्होंने कार्य के आधार पर ही पहले वर्ग बनाया, उसी वर्ग को उन्होंने वर्ण कह दिया है। उन्होंने ये नहीं माना है कि कहां पर क्या कैसे हुआ, उनके कैटेगरी का, उनके जो बनाया है उसका आधार देखिए क्या है। फिर क्या कहता है कि उनका जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। अब कहते हैं कि दूसरा शासक कौन था, वो शासक लोग। शासक लोग को उसने कहा कि ये लोग क्षत्रिय कहलाएंगे, इनका काम है युद्ध करना है, प्रजा को बचाना है और इनको शक्तिशाली होना जरूरी है, इनका और कोई काम नहीं है। तीसरे स्थान पर विश्व अथवा वैश्य थे। अब वैश्य कौन थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। मतलब देखिए कृषक भी हैं, वैश्य का मतलब ये नहीं कि केवल व्यापार करते, कृषक भी इसके अंदर है। ये पॉइंट देखिएगा, ये नहीं कि वैश्य में अगर आ गया कृषक तो आप सोचेंगे कृषक दूसरी कैटेगरी है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब देखिए पुरोहितों की व्यवस्था के हिसाब से पहले वाली व्यवस्था में देखिए शूद्र माने हैं उन्होंने वैश्य को, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अब यहां पर वैश्य को यज्ञ करने का अवैध अधिकार हो गया। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब देखिए इस व्यवस्था में उन्होंने किसी जात विशेष की औरत की बात नहीं किया है। औरत है, औरत वो ब्राह्मण की भी हो सकती है, वैश्य की भी हो सकती है, क्षत्रिय की भी हो सकती है, शूद्रों को, उन्होंने कहा औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया और इनको वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक, अब देखिए वो क्या कहते हैं, उन्हीं पुरोहितों ने क्या किया। अब ये कहते हैं क्या है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, है ना। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण क्षत्रिय होगा। उदाहरण के लिए ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। अब इन्होंने देखिए वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर किए थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। देखिए फिर शिल्पकार भी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, शिल्पकार भी है, श्रमिक जो हैं उनको भी क्या किया गया है, उनको भी अछूत वर्गों में किया गया है। साथ ही इनमें कुछ लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। शव को दफनाने जैसे डोम होते करवाते हैं, जलाने का काम करते हैं घाटों के ऊपर या शमशान घाट पे, उनको की बात कर रहा है। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि इनसे संपर्क करेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखिए ये वर्ण व्यवस्था पुरोहितों ने बनाया, तो राजाओं ने कहा, तो मतलब ये क्या है, ये माना गया कि पुरोहित को सब अधिकार है। तो कुछ राजाओं ने कहा नहीं, पुरोहित कुछ नहीं होते हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। उनका कहना क्या था कि भाई पहले आपने कार्य को बनाया, तो कार्य के आधार पर तो भाई जो काम कर रहा है उसी के आधार पर आपने उसका बाद में आपने उसको वर्ण के रूप में मान दिया। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे
उनका ये कहना था कि भाई व्यवसाय के आधार पर भी आप ये नहीं कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो है, अब मान लीजिए कि एक ब्राह्मण है, वो शिल्पकार का शिल्पी का काम कर रहा है, तो अब आप ये नहीं कह दें कि आप वो अछूत है, ये गलत बात है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, जिनको वंचित रखा गया था, पिछले मैंने पढ़ाया है, कहता था सबको अधिकार होता, सबको देवी देवता के सामने भगवान का याचना करने का सबको बराबर अधिकार है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहां पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हम उत्तर की बात कर रहे थे, उत्तर भारत मध्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का कोई वो वैल्यू नहीं है। कहते क्या सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पे ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा राजा है तो कोई गरीब है, कुछ है। और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। कहते पुरोहित लोग अगर थे भी तो उनकी बात को कोई सुनने वाला ज्यादा नहीं था। जनपद, महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। यहाँ पे अब आप देखिए, अब कहते हैं कि महायज्ञ करवा रहा है, श्वमेध यज्ञ करवा रहा है, मतलब वो छोटे क्षेत्र का राजा नहीं है, अब वो बड़ा राजा हो गया है। तो पहले तो जनपद का था। जनपद वास्तव में पद का मतलब होता है पैर, जहां पर जनता ने पद रखा वही जनपद होता था। छोटे क्षेत्र सीमित क्षेत्र में होते थे। जैसे आज भी होता है ना कि जनपद होता है, फिर राज्य होता है, राज्य के बाद देश हो जाता है। उसको इससे मत जोड़िए अभी। अब कहते क्या है कि अब राजा जो है जन के राजा ना को जनपदों के राजा मानने जाने लगे। कैसे हो गए? पहले तो हमने कहा जन का ग्रुप होता था, छोटे छोटे ग्रुप, उनके सरदार होते थे, वही उनके राजा होते थे। लेकिन अब इनके पास अधिकार होने लगे। अब जो राजा हो गए इनके पास अधिकार बड़े होने लगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, इन जगहों को याद रखिएगा, मैप में हमेशा याद रखिएगा ये जगह कहां पर है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। 3 स्थानों का नाम ले रहा है, इन जनपदों के बारे में कह रहा है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे देखिए अब एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है। अब वो करा इनके खुदाई से क्या मालूम है कहाँ रहते थे। ग्रामीण व्यवस्था थी, मतलब अभी इनका शहरीकरण नहीं, लोग झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़ियों में तो रहते थे। ठीक है, इन 3 जगहों का नाम मालूम आपको हो गया। फिर कहता है वे चावल। अब देखिए ये जो भी फूड ग्रेन्स हैं, जो भी खाद्यान्न की चीजें रखी हुई हैं, ये इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत टिक करके चले आएंगे। कौन कौन से फसल थे? चावल मतलब धान, ठीक है, गेहूं, धान वही चीज है, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कहता क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी प्रकार की फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, गन्ना और तिल। मतलब क्या है, आप इसको जब अपने आप नोट बनाते हैं, नोट पे एक एक पॉइंट को नोट करिए, पहले क्या था पहले क्या नहीं था। जब आपको इस तरह की है कि लोगों ने जहां भी रेड लाइन लगी हुई है एनसीईआरटी के, अगर किसी चीज को पूछता है कि तुलना करो ये करो, तो उसको आप अलग से एक चार्ट बनाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं को लॉजिकल मानते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन को सेट करते हैं वो। अब क्या कहता है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर क्या है? ग्रे, स्लेटी, है ना। कहते क्या है, कलर कौन कौन सा? देखिए यहाँ कलर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, धूसर और लाल। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि नीला, पीला, हरा, नहीं, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग, ओनली ग्रे एंड रेड कलर्स।
कि वह सिर्फ और सिर्फ धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, ये नीक खुदाई से मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। चित्रित मतलब क्या है, इनके ऊपर कुछ न कुछ डिजाइन की गई है। वो डिजाइन कैसे की गई है, अब देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर क्या मिली है, थालियां और कटोरियां, अंडरलाइन कर लीजिएगा, थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये नहीं करना है कि गिलास भी मिला है, चम्मच भी मिला है। ये इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाकर पूछे जाते हैं। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परसने के लिए किया जाता था। आज भी जो है, अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए हम विशेष तरह के बर्तन निकाल कर रखते हैं, क्या यार फला मेहमान आ गए, चलो आज इनको इस पे खाना दिया। सामान्य रूप से हम कैसे भी खाते हैं, तो वो कहता, चूंकि ये लिमिटेड मिले हैं और बहुत खूबसूरत मिले हैं, इसी तरीके की एक परिकल्पना यहाँ पे की गई है। अब ये देखिए, ये पात्र मिला हुआ है, क्या कहता है, कटोरियां, ये कटोरी है। इस पे कहता है कि जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, चित्रित है, चित्रकारी की गई है। लेकिन चित्रकारी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी पशु पक्षी और किसी चीज नहीं बनाया गया। वो क्या, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। अब आप ध्यान दीजिएगा इसको कि देखिए, ये क्या, ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय लाइन से उन्होंने अपनी चीजों को व्यक्त किया है, चाहे उन्होंने कुछ डिजाइन बनाया। ये नहीं कि आप उन्होंने फूल पत्ती बना दिया, कमल बना दिया, घोड़े गधे बना दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो यहां पर भी आपको देखना है कि सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियां ही इन पे पाई गई हैं। अब देखिए, वो जिनकी बात वो कर रहे थे, दिल्ली के, ये हस्तिनापुर हो गया यहाँ पर। फिर और जो है दिल्ली के पास का ये क्षेत्र था जहां पे खुदाई की गई है। एटा यहाँ पे जाओ, अतंजी खेड़ा है, ठीक। ये बहुत ज्यादा डिटेल हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब महाजनपद की बात करते हैं, नक्शा में तो मैंने आपको दिखा दिया मानचित्र में। अब वो कहते हैं क्या है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया, जिसको कि मैंने बैक करके आपको दिखाया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, अधिकतर जनपदों की। आप देखिए, सभी महाजनपद की राजधानी नहीं होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात इनके वो चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखना भी सरल हो जाता रहा होगा। निश्चित रूप से किले के अंदर रहेंगे तो उनके अंदर कंट्रोल, उनका पता है कि हमारे किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमको व्यवस्था करना है, या किले के अंदर मतलब किसी चीज को अगर सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत किया जाए, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। दूसरी तरह से आज भी जैसे देश की सीमाएं होती है, बॉर्डर होता है, उसी तरह से वो राजा लोग भी अपना किया करते थे महाजनपदों का। साथ ही साथ
उस समय भी वो किलेबंदी क्या कहते हैं, पत्थर, ईंट या लकड़ियों के से निर्मित दीवारों से किया करते थे। इसमें कोई नई चीज नहीं है। और जिस महाजनपद की बात कर रहे हैं वहां पर मैं एक चीज अभी उल्लेख कर देना चाहूंगा, मैंने थोड़ा सा आपको फ्लैश किया था बैक करके, कि देखिए सबसे पहले हमको सोडस महाजनपद की बात हमारे सामने आती है, ठीक है, जो जिसका उल्लेख हमको अंगुत्तर निकाय में आता है। खैर उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। और यही से माना जाता है कि हम इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन कर पाते हैं, और वो उसी पन्ने पर है। अब क्या कहते हैं, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब देखिए क्या है, इसके पहले जन से जनपद, जनपद है, अब महाजनपद हो गया। तब एक तरह से एक शक्तिशाली राजा हो गए और केंद्रीकृत राजा हो गए। सेना रख, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब सेना रखे भाई, वेतन मांगेंगे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। देखिए आहत सिक्का क्या होता था, आहत सिक्का आगे तो है खैर, पहले क्या था कि जैसे कि आहत सिक्के पंचमार्क होते थे, जैसे कि उनपे क्या करते थे, लोहे का टुकड़ा या किसी तरह का धातु है, उस पे हर एक राजा अपने खास प्रतीक का पंच मरवाता था। तो उस पंच मार्क से मालूम होता था कि ये इस राजा का है, सिक्का है, या इसकी वैल्यू जो भी रखते रहे हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं सिक्का किसी जगह पे मिल जाए जिसमें अशोक बना हो, तो नो डाउट कि आप जान जाएंगे कि भारतवर्ष का सिक्का है, ये भारत में चलता है। माना कुछ जमाने में उन्होंने न राजा का नाम होता था, न राजा रानी, कुछ एक पहचान होता था, उनको हम आज सिक्का कहते हैं। अब कहता है कौशाम्बी किले। अब देखिए इंपॉर्टेंट देखिएगा, किले की दीवार का यह क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले किया। देखिए ईंट की दीवार ऐसे मिली हुई है कौशाम्बी के पास, ठीक। अब अभी आप देखें हैं कि जब मैंने बताया कि राजा सैनिक भी रखने लगे, सेना को वेतन भी देने लगे, नियमित रूप से देने लगे, तो निश्चित रूप से ये राजस्व आएगा कहाँ से। जैसे आज के समय भी जब गवर्नमेंट जीएसटी, इनकम टैक्स या दुनिया भर के टैक्स लगाती है, टोल टैक्स है, ये फलाने टैक्स है, तो वो किसके लिए, क्या उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रखते हैं? नहीं, आप जानते ही हैं कि वह देश के विकास के में कार्य होता है। देश के विकास में उसी धन का जो है एक साइकिल होती है कि वो पैसा जनता से वसूला गया विशेष रूप से, फिर उसको अधिक करके हम फिर अपना जो विकास की गति को और तेज करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीजों को बनाते हैं। कर तो उसी तरह महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। निश्चित रूप से पहले तो उपहार से काम हो जाता था कि राजा को खुश करने के लिए बात हो गई, लेकिन जब आप राजा सेना रख रहा है तो केवल उपहार से कैसे काम चलेगा। एक आमदनी का नियमित स्रोत होना चाहिए ना। नियमित जब स्रोत होगा तभी हम नियमित रूप से सेना को वेतन दे सकते हैं। सेना को क्या कर सकते हैं कि सेना को हर तरीके से सेना को हर तरीके से हम उसके अच्छी तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, खाने पीने या उनका जो कहते हैं कि एडवांसमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब पैसे कहाँ से आते थे, कहाँ से आएंगे, ये देखना है। कहते क्या है कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि फसलों पर देखिए सबसे अधिक टैक्स कहाँ से मिल रहा है, क्रॉप। इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थे। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। सबसे अधिक आमदनी कहाँ हो रही है, फर्स्ट कृषक थे, तो निश्चित फसलों पर लगेगा। प्रायः उपज का 1/6 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या नाम दिया गया, भाग। भाग, आज वाला भाग नहीं, मतलब पार्ट कि इसका इतना भाग हमको दे दिए। तो इसीलिए इस शब्द देखिए वहीं पर है कि 1/6वां भाग, एक तरह से कि आपका जो आमदनी हुआ उसका, तो उनका नाम क्या दे दिया गया, 1/6वां हिस्सा का 1/6 भाग।
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। अब कहते कारीगरों से पैसा डायरेक्ट वसूला नहीं जाता था, उनसे जो है श्रम के रूप में पैसे का वसूली किया जाता था। भाई निश्चित रूप से राजा है, राज्य है, तमाम तरह के श्रमिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं किला बन रहा है तो कहीं नक्काशी हो रही है, तो कहीं पर रोड बन रहा है, कहीं पर हथियार बन रहे हैं, कहीं राजा के लिए आभूषण बन रहे हैं, रानी बन रहे हैं। तो इनको बनाने के लिए राजा क्या करता था, कहता था भैया ठीक है तुम लोग आओगे एक दिन हमारे यहाँ काम करोगे और तुमसे हमने कोई टैक्स नहीं लगे, ये जो पारिश्रमिक तुम्हारा उसको दिया नहीं जाएगा, ये माना जाएगा कि यही तुमने हमको दिया है और दिस विल बी ट्रीटेड लाइक ए टैक्स। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने गौशाला खोल रखा है, गौशाला खोल रखे हैं, वो दूध भी बेच रहे हैं, दही भी बेच रहे हैं, घी भी बना रहे हैं, तब वो क्या करते हैं जानवरों, या तो भाई आप उनके बछड़े को गायों को दे दीजिए, बैल को दे दीजिए जिसका इस्तेमाल राजा कर सके, या कोई बड़ा पशुपालक है जैसे मान लीजिए आप हाथी का ही करते तो हाथी दे देंगे, श्री राम चले जाएगा, घोड़ा है तो घोड़ा को दे दीजिए वो भी श्री राम चला जाएगा, रथ भी चला जाएगा, गाय का है तो अब इन सब चीजों को नहीं अगर है तो जो उनका उत्पाद जैसे मैंने बताया कि दूध है, दही है, घी है, इसको आप दे दीजिए राजा को उत्पाद, उनका प्रोडक्ट, इसको आप दे देंगे तो मान लिया जाएगा एक कर का रूप है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आज जैसे व्यापारी लोग टैक्स खरीदते हैं कि जब कहीं से खरीद करके ले आते हैं तो वहां पर जो बेचता है उनको, जैसे मान लीजिए एक थोक व्यापारी है तो अगर कहीं से वो ला रहे हैं तो पहले वो टैक्स काट लेगा भैया कि ये गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना है, ठीक है, पहले तो उसको दे दिया, और जब फुटकर दुकान खोलेगा फिर वो जीएसटी बनाएगा, कहेगा भैया कि देखो ये भी हमको टैक्स देना है, तो वो फिर से नया टैक्स बनाएगा कि भाई ये हमने यहाँ पर बेचा तो इसका टैक्स दीजिए। उसी तरीके से वहां पर भी होता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब जंगल से क्या है, ईंधन की लकड़ियां हैं, फर्नीचर है, किले के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, या फर्नीचर क्या मतलब, या जड़ी बूटियां ला रहे हैं, कई चीजें ला रहे हैं जो कि व्यवहारिक जिंदगी में जिसको राजा को जरूरत है, तो वो उन वस्तुओं को कर के रूप में दिया करते थे। अब वो कहता है कि इसी समय में कृषि में किस तरह का परिवर्तन होने लगा। अब वो कहते हैं कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब देखिए क्या है, टेक्निकल एडवांसमेंट है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हल के फाल तो सड़ जाते, लकड़ियां थी, कभी सड़ गया, गल गया, ये गया, और फिर उसके अंदर वो ताकत भी नहीं रहती थी कि वो जमीन की अच्छी तरीके से खुदाई या जुताई कर सके, तो हल के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अगर लोहा है तो कठोर भी जमीन होगा, उसी को जुताई कर देगा, खुदाई कर देगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। कैसे फसल की उपज बढ़ गई भाई, अब जब जुताई जमीन जो कठोर जमीन थी जहां पर कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है, राज्य के अंदर ही है, तो हमने कहा भाई ठीक है हम उसकी भी जुताई अब कर ले रहे हैं, तो फसल कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में जो अकृषित जमीन थी जहां पर कृषि नहीं होता था वहां भी कृषि होने लगा। जब कृषि होने लगा लोहे के फाल की वजह से, तो उस क्षेत्र में उपजाऊ जमीन बढ़ गई। उपजाऊ जमीन जब बढ़ गई तो फसल का उत्पादन बढ़ गया। कुछ लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार करके के उनका रोपण शुरू किया गया। अब देखिए नर्सरी, अब पहले क्या होता था, उन्होंने ऐसे ऐसे छिड़क दिया गांव के अंदर, जहां भी खेत हुआ थोड़ा हुआ किया, जहां जैसे मिला निकाल लिए, धन हो गया। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कहा नहीं, जब वो थोड़ा बड़े होंगे तो उनको क्या किया कि उनको वो एक मान लिया कि नर्सरी है, फिर उनको एक क्रमबद्ध लाइन में, आज की जो व्यवस्था है क्रमबद्ध लाइन में लगा देते थे, जिससे कि फसल एक अच्छी फसल होती थी, और उनको ये भी पता था कितने कितने दूरी पर लगाएंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति का वो ज्यादा प्रयोग कर सकेंगे।
अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। निश्चित रूप से हमने सब निकाल लिया, अब पता चला एक के ऊपर एक कितना धान बीज डाल दिए, हमें धान का डाल दिए, एक निकला तो ऊपर वाला निकल गया, नीचे वाला बेकार हो गया क्योंकि उसको निकलने की जगह ही नहीं है। अब हमने दूर दूर डाला, बाद में जब वो बड़ा हुआ नर्सरी तो निकाल के एक लाइन से लगा दिया। तो अब क्या है कि पौधे भी जीवित रहने लगे क्योंकि उनको बराबर से जब लाइन में लगा दिया। अब वो चूंकि शैशवावस्था में है, अब जब बड़े होने हैं तो उनको बराबर से हमने लगाया है, बराबर दूरी पे लगाया है, तो हर एक पौधे को बराबर रूप से हम की उर्वरा शक्ति मिल रही तथा पानी या जो कुछ भी उनको आवश्यकता है वो समान रूप से मिल रहा है। इससे ज्यादा पौधे जीवित भी रहने लगे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, इनको क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को क्या कहा जाता, कमकार करते थे। अब याद रखिएगा, भूमिहीन जो लैंडलेस जो था एग्रीकल्चर लेबर थे, उनको क्या कहा जाता था, दे वर नोन एज कमकार। अब कहता है कि सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब बारीकी सी चीजों को देखिए। अब आगे हमने डिटेल में पढ़ लिया टोटलिटी में। अब वो कहता है कि हमको उन पॉइंट पे फोकस करके देखिए कहां पर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। तो कहता है का मानचित्र 4 हमने के बाद आपको फैस कर दिया था, इसको आप अपने किताब से लेकर अलग अलग तरीके पढ़िएगा, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि जब कभी भी रहिए तो फोकस दिमाग में आपको मानचित्र हमेशा होना चाहिए कि जिस जगहों का हम उल्लेख करते हैं आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन तुरंत आ जाना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत में, उत्तरोत्तर भारत में, मध्य भारत में, विंध्य में है, नर्मदा में नदी के पास है, तो नीलगिरी है। मतलब कि नक्शे को बार बार हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे। कहता मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो, बैक हम नहीं जाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मतलब क्या, एक तरह से अब ये जनपद से ही महाजनपद बन रहा है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कहता कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना, इसके पीछे कारण क्या, उन कारणों को बता रहा है कि गंगा और सोन, अब नक्शे में देख लीजिएगा मानचित्र में, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। इससे फायदा क्या हुआ, यातायात, जल यातायात की सुविधा मिल गई। दूसरा, जल वितरण, निश्चित रूप से आपको पेयजल या कृषि के लिए जल मिल रहा है। तीसरा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मदद हुई थी। तीनों चीजों का फायदा क्या हुआ, गंगा और सोन नदी का फायदा क्या हुआ, 1 2 3, ठीक। फिर तीसरा क्या कहता, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। अब जंगल भरा था, उससे क्या फायदा, उसको देखते हैं। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके और उन्हें प्रशिक्षित सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। 3 कारण हमको मिल ही गया। चौथा कारण क्या था कि आसपास जंगल में हाथी थे, हाथी को पकड़ करके गज सेना तैयार करना शुरू कर दिए। तो चौथा कारण क्या है कि लौह अयस्क मिलता था। लौह अयस्क से मगध के साम्राज्य को यह फायदा हुआ कि इनको हथियार बनाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। तमाम तरह के बल्लम, भाला, तलवार ये बनाने के लिए लौह अयस्क आसानी से मिल जाता था। तो उससे क्या है कि एक मजबूत सेना भी रख सकते थे। ये मगध के उत्थान में इन्हीं सब चीजों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अब एक कहता है क्या है कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। इस टाइप का भी मैंने राजवंशों का भी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे हम केवल यही कहते हैं। दो शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, ठीक है। अजातशत्रु भी कहते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। कहते क्या, देखिए ये लोग ऐसे राजा हुए जो कि साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। अब देखिए ये मध्य भारत से निकल करके उत्तर पश्चिम के राजाओं को भी पटक नहीं दे रहे हैं, वहां भी आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में राजगृह
आज उसका नाम क्या है? आधुनिक राजगीर। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसको कि आज का पटना कहते हैं, को राजधानी बनाया गया। ठीक है, 2300 साल पहले से भी पहले की बात है। क्या बात है? मैसेडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अलेक्जेंडर सिकंदर को सभी जानते हैं, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान कहते हैं। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। व्यास नदी, जहां पर क्या आप देखिए क्या है, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यहां पर जब वो आया सिकंदर, जब पोरस को उसने डिफीट दिया है, पोरस की सेना हार गई है, तो उनके सैनिकों को लगा कि यार इतने छोटे साम्राज्य का राजा था, उससे हमको इतनी बड़ी टक्कर लेनी पड़ी है। और अगर हम उत्तर पश्चिम से बढ़कर मध्य भारत की तरफ बढ़ते हैं तो जहां पर विशाल सेना है उसकी है, उनको मालूम हो गया था कहीं वहां तो घिर जाएंगे तो हम वापस भी नहीं जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि भैया हमारे अंदर अब वो दम नहीं है कि हम आगे उनसे टकराव करने के लिए जाएं। और वहीं से वो वापस होना शुरू किए। कहता है इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? इसको आप समझ सकते हैं कि नई सेनाओं में जो है नियमित वेतन आदि का था, यहाँ पर क्या सेना एक तरह से ग्रुप होता था, वो उन्हीं की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, मगध के बाद एक नई चीज वो करा, वज्जी। वज्जी राज के बारे में करा। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया था। उसके कारणों को बताया कैसे बना। उसके पास ही मतलब नजदीक ही एक वज्जी राज्य था। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राज्य जो है महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से जुड़े हैं। जिसकी की राजधानी वैशाली, वैशाली आज भी वैशाली ही है, बिहार राज्य थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी उस समय? वज्जी की राजधानी वैशाली। ये आपको याद रखना यहाँ पर है, क्योंकि आपसे बिहार के आदमी पाटलिपुत्र पटना नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। अब देखिए, वहां पे तो एक केंद्रीकृत शासन था कि एक राजा है, अब उसके अधीन सभी काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग तरह की शासन व्यवस्था थी। व्हाट वाज दैट? लेट अस सी हियर। गण, कहता गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। कई सदस्य के समूह बनते, आदमी हम कहते हैं उनके उन गणों, उनका तो गण बहुत भारी है। ठीक है, और ये जब गण का समूह बन जाता था तो उनका नाम क्या था? संघ अथवा संगठन। संघ अथवा संगठन, या इससे सभी आज भी हम परिचित हैं। और लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया, संघ अर्थात संगठन या सभा। तो सभा तो क्या होता है, एक तरह से सभा को हम उस आज के सभा के तरीके से नहीं कर सकते हैं। सभा तो मीटिंग होती है, लेकिन उसमें क्या है, संघ अर्थात संगठन अथवा सभा। इसको तीन तरीके से परिभाषित किया गया है। गण या संघ में कई शासक होते थे। देखिए, वहां पे एक शासक है, यहाँ पे जितने भी गणों का ग्रुप है सब अपने को शासक मानते थे। तो वो कैसे करते थे का, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। वो कहते थे हम लोग सभी राजा, सबको अधिकार है, इसीलिए समान अनुष्ठान करते थे। पहले वाला अनुष्ठान नहीं, अश्वमेध यज्ञ वाला, कि जहां पर कि उनसे पराधीन या अधीनता स्वीकार करने राजा केवल बैठे रहेंगे। इसमें सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। सभाओं में बैठकर वे बातचीत, बहस तथा वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। आज भी मीटिंग का कोई किसी भी मीटिंग या सभा का एजेंडा जैसे होता था, वैसे उस जमाने में भी था। शत्रुओं और के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए क्या है, ये
लेस इंपॉर्टेंट की चीज थे। औरतों को समझते थे इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्या कर लेंगे उसमें। दास को वो स्लैब थे, कमजोर था, उसको मानते थे। कम मकार था, वो खेती ही मजदूर था, जो भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबर था, तो उनको भी कहते थे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो अपना एक वर्ग बना करके वहां मीटिंग किया करते थे शत्रुओं के आक्रमण के लिए। जैसे आदमी क्या होता है, किसी देश पर अटैक करना होता है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में मीटिंग करती है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कि हमें इससे कैसे निपटना है। तो उनको भी लगता था कि अगर उनके वज्जित संघ पे कोई अटैक करता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, जैसा कि मैंने पहले कहा, उल्लेख किया है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखिए, बौद्ध साहित्य में संघ के बारे में वो कह रहा है। वज्जित संघ का यह वर्णन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, लेट अस सी हियर। और आपको ये याद भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वज्जित संघ का यह वर्णन कहाँ मिलता है, दिग्निकाय, दिग्निकाय से लिया गया है वर्णन। कहाँ से मिलता है, दिग्निकाय से लिया गया, जिसके आगे पूछता है। दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए गए हैं। बुद्ध के कई व्याख्यान कहाँ पर दिए गए, का उल्लेख कहाँ पर है, दिग्निकाय में। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब एक स्टोरी बता रहा है जो कि इसी संघ पर के बारे में कहा गया है। अजातशत्रु, अजातशत्रु या अजातशत्रु, देखिए दोनों नाम एक है, अजातशत्रु या अजातशत्रु, और वज्जित संघ। अजातशत्रु वज्जित संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का था। उन्होंने अपने मंत्री, किसको, उसके मंत्री कौन थे, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड हियर। उसका मंत्री कौन था, वत्सकार। किसको भेजा था, वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किस सलाह के लिए भेजा, देखिए गलत काम के लिए भेजा था उनको। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जित सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तब उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि, पहले उन्होंने डिटेल देखा कि वज्जित संघ पर अटैक करना चाहते हैं, तो वज्जित संघ का उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा ऐसा करते हैं तो इस आक्रमण का कोई भी मतलब नहीं रहता था, निरर्थक हो जाएगा। तो उन पॉइंट को क्या बताते हैं, क्या डिसिप्लिन की बातें करते हैं, वे पूर्ण रूप और नियमित सभाएं करते हो रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो कहता है कि अगर ये कर रहे हैं तो उन्नति करते रहेंगे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब अन्यत्र, माना कि ये भारतीय इतिहास का प्रश्न नहीं है, लेकिन अतीत में जाते हैं तो जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, ठीक, अपना एटलस ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा कहाँ, वेयर यू विल फाइंड यूनान, ग्रीक एंड एथेंस। ओके, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना किया। अब उसका उल्लेख क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस प्रजातंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र की बात, वो कहता है इसका सबसे पहले उल्लेख कहां पर होता है, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। कहां पे चली, अब इसका ओरिजिन पॉइंट ढूंढ रहा है कि सबसे पहले हुआ कहां था। यूनान एथेंस की बात कर रहा है। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। कंडीशन क्या थी कि 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन उनको ही शुड नॉट बी स्लेव, वह दास या गुलाम नहीं होना चाहिए था। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम कितनी 40 बार बुलाई जाती थी, फ्रिक्वेंटली बुलाते थे साल में। सोचिए कि 365 दिन है तो वो कोई भी व्यवस्था गवर्नर 40 बार सभाएं बुलाया करती थी। और उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि 30 साल से ऊपर, लेकिन दास नहीं होने चाहिए। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, सभी नागरिक भाग ले सकते थे। लेकिन देखिए अब नागरिक परिभाषा आगे बदल जा रही है। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लाठियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। अब सेना के लिए क्या है, ये देखिए, अनिवार्य सेना है ना,
जैसा कि आज के इजराइल में क्या है कि कंपल्सरी है, क्योंकि छोटी देश 80 लाख 90 लाख वो है, वो कहते हैं कि भैया हमको अपने देश को बचाना तो हर एक आदमी को सैनिक बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। देखिए यहाँ पर आज की डेट में हमारे यहाँ सभी नागरिक, ये नहीं कहा था कि औरतें नागरिक नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस हियर। औरतों को नागरिक का उनको सिटीजन माना ही नहीं जाता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वालों को बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। विदेशियों को जैसे हमारे यहाँ होता है भाई कि विदेशी नहीं मिलेगा, व्यापारियों और नागरिक में विदेशी जो थे, ये नहीं कहता कि विदेशी जो थे वहां पर आकर व्यापार करते थे। आज के दिन में भी होता है कि हमारा कोई व्यापार करने से हमारे देश का नागरिक नहीं बन जाएगा। ये व्यवस्था आज भी चलती है, ठीक है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने काम करने में बहुत विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए क्या कहता है, पहले उसने औरतों की बात किया, फिर 30 साल से ऊपर की बात किया, इनको देखिए 30 साल से ऊपर पूर्ण नागरिकता, ठीक है। फिर कहता है खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो कहता है क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? निश्चित रूप से जनतंत्र नहीं था। जनतंत्र का मतलब ही होता है जनतंत्र, लोकतंत्र, कि जिसमें हर एक की सहभागिता हो, जो कि आज हमारे ऐसे देश में होती है, अमेरिका ऐसे देश में होती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि महाजनपद का राजा, अब जो षोडश महाजनपद की बात हम कर रहे हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और वो कहाँ पर महाजनपद है, मगध, वज्जी के अलावा भी कौशल, अयोध्या, दुनिया भर के हैं, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तो अब आपने देखा कि मैंने ये अध्याय भी आपको पढ़ा दिया। इस अध्याय में कुछ चीज़ों को मैं जानबूझकर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं केवल एक सरसी रीडिंग लगाने जाऊँ तो रीडिंग से कोई मतलब, वो तो आप भी कर सकते हैं, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जैसे कि हमने रेडियो टीवी पे देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो वो तो रीडिंग करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो तो जो समाचार है जो उनके सामने फ्लैश करता है वो पढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको समझना है कि वो बता क्या रहे हैं। तो बता क्या रहे हैं, तो ये काम मेरा यहाँ बन जाता है कि मैं आपको समझाऊं कि वो बता क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ इजराइल हमास में लड़ाई चल रही है, तो बता देंगे क्या उन्होंने इनके इतने टैंक बर्बाद किए, उतने टैंक बर्बाद। लेकिन अब हमको तो ये देखना पड़ता है ना कि इजराइल और हमास की लड़ाई क्यों है, कहाँ है, कैसे है, इजराइल क्या है, क्यों है, हमास क्या है, कौन है, इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं आपको हर चीज़ को समझाते जाता हूँ, जिससे कि आपको ये न लगे कि एक सरसरी निगाह किताबें को मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मानचित्र अपने पास रख करके ही आप इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक पे आऊँगा। टिल देन बाय बाय।